नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। संस्कृति, साहित्य, समाज और सिनेमा, हमारे साथ चार विद्वान, चार दिग्गज जो इन चारों विषयों पर अपनी ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का साहित्य आज तक के इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। जोशी सर, शुरुआत हम आपसे इसलिए करना चाहते हैं, आप किस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति को आज आज के दौर में अगर हम कहें तो उसे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से धन्यवाद कि इस इतने बड़े साहित्यिक आयोजन में आपने संस्कृति को कहीं ना कहीं जगह दी है। मैं हमेशा कहता हूं और इस बात को बार बार कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में एक भारतीय के तौर पर मेरी पहचान क्या है। आप जब कभी भी विदेश की धरती पर कदम रखते हैं और किसी से कहते हैं कि मैं भारत से आया हूं, तो वो आपसे ये नहीं कहता कि हाँ इंडिया इज़ अ ग्रेट इकोनॉमी या इंडिया इज़ अ ग्रेट साइंटिफिक पावर और इंडिया इज़ अ ग्रेट मिलिट्री पावर, कुछ नहीं कहता। वो सीधे सीधे कहता है इंडिया हैज़ अ ग्रेट कल्चर। यानी एक भारतीय के तौर पर मेरी जो पहचान है वो संस्कृति की पहचान है। इसलिए जो भारतीय होने का जो महत्व है या भारत का जो महत्व है वो मूलतः और अंततः सांस्कृतिक महत्व है। तो इसलिए संस्कृति जो है वो आज के दौर में और आज के बाद के दौर में, सभी दौर में संस्कृति शाश्वत रहने वाली है। समस्या सिर्फ ये है कि समय के साथ साथ संस्कृति अपना रूप बदलती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की एक और जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है नित्य नूतन चिर पुरातन। यानी वो समय के साथ साथ नवीनता भी आकार में लेती है, लेकिन उसके साथ साथ जो पुराना है, जो हमारा शाश्वत है, प्राचीन है, उसको भी साथ रखती है। तो इसलिए मेरी दृष्टि से तो भारत यानी एक सांस्कृतिक देश। सर, आपका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में, उसे परिलक्षित करने में। चाहे वो हमारी देश की बड़ी बड़ी इमारतें हों, चाहे जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप रहे वहाँ वीसी के तौर पर आपने काम किया, और हमारे बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति को लेकर आपने जो ललक पैदा की, जो एक जिज्ञासा पैदा की, उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं और उस पर भी आगे आपसे बात करेंगे। अनंत सर, बहु प्रतिभा मुखी व्यक्तित्व, आपका एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें आप पत्रकारिता भी करते हैं, आप लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, आप आलोचक भी हैं, आप सिनेमा पर अच्छी पकड़ रखते हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार भी उसके लिए प्राप्त करते हैं। हम यहाँ आज इस मंच पर आपसे सिनेमा पर बात करना चाहते हैं। अभी जब ये सत्र शुरू नहीं हुआ तो हम लोग संदीप जी, गौड़ साहब और जोशी सर, हम बैठे बात कर रहे थे, तो एक बात चल रही थी भाषा के प्रचार प्रसार की। अफगानिस्तान में बच्चा बच्चा हिंदी बोलता है, वहाँ कोई हिंदी का विद्यालय नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन जब उनसे पूछा, मैं खुद एक बार गया वहाँ पर कवरेज के लिए, तो बड़ा हैरान रहा कि जहाँ जाओ, मुझे बड़ी तकलीफ़ थी कि कैसे जाकर वहाँ एडजस्ट कर पाऊँगा। 15 दिन रहना था आनंद सर। लेकिन सिनेमा, अक्षय कुमार का फ़ोटो, शाहरुख खान का फ़ोटो, हेमा मालिनी का फ़ोटो दुकानों पर, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकानें, वो तो हैं ही नहीं वहाँ पर, ब्यूटी पार्लर्स तो हैं ही नहीं वहाँ पर। हर जगह हमारे भारतीय कलाकारों की तस्वीरें। भारतीय सिनेमा का भारतीय समाज पर कितना प्रभाव है और वो कितना सकारात्मक है जिसे आप देखते हैं? धन्यवाद सईद जी। और सबसे पहले मैं साहित्य आज तक का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपने इस महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यक्रम में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं जब अभी देख रहा था और ये सत्र आरंभ हो रहा था तो साथ में कुछ फिल्मों के गाने बज रहे थे, और जब वो गाने बज रहे थे तो हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं यहाँ छोड़ के साहित्य, संगीत, संस्कृति, सिनेमा को उस ओर चले गए। तो
प्रभाव का अंदाज इससे ही लग सकता है, लेकिन संस्कृति और समाज और सिनेमा कितना स्थायी है कि जैसे ही संगीत बंद हुआ सारे लोग वापस चले आए। तो इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि सिनेमा का कितना प्रभाव है। लेकिन सईद, इतना जो आपने अफगानिस्तान का उदाहरण दिया, हमने अभी कुछ दिनों पहले हिंदी दिवस के अवसर पर विश्व में कई देशों में, लगभग 36-37 देशों में, और मुझे लगता है कि साहित्य आज तक के आपके प्लेटफॉर्म पर भी विदेश के साहित्यकारों से बातचीत की गई थी जो हिंदी के लिए वहाँ सक्रिय हैं। उन लोगों ने बड़ी दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि जब हम गिनती सिखाते हैं अपने छात्रों को तो 1 2 का 4 4 2 का 1 गाना बजाते हैं और उससे गिनती सिखाते हैं हिंदी, है ना। एक ने बताया कि जब एक संध्या सिंह हिंदी विभाग सिंगापुर में प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि जब वो रंग सिखाती हैं तो चेन्नई एक्सप्रेस में जो गाना है जिसमें दीपिका सिफॉन साड़ियों के रंग लगातार उसके बदलते हैं, वो क्लिप्स दिखा के वो सिखाती हैं। तो सिनेमा का ये एक बहुत बड़ा प्रभाव जिसको कहते हैं, और जोशी जी ने एक पुस्तक एडिट भी की है सॉफ्ट पावर को लेकर कल्चर का, तो मुझे लगता है कि और इस तरह की पुस्तकें आनी चाहिए जिसमें सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के तौर पर दिखाया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज में अगर उसके प्रभाव को देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं कहने वाले जो कहते हैं कि सीरियल ने, सिनेमा ने हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। एकता कपूर से एक बार सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा सीरियल का काम बच्चे पालना नहीं है, सीरियल का काम मनोरंजन करना है, और ये बच्चों के अभिभावकों का भी दायित्व है कि वो बच्चों का लालन पालन या उनको किस प्रकार का वातावरण देना चाहते हैं अपने परिवार में, ताकि उसका व्यक्तित्व निर्माण इस प्रकार से हो सके कि उस पर सिनेमा के जो कथित दुष्प्रभाव हैं वो नहीं पड़ सके। तो मुझे लगता है कि सिनेमा का, अगर चूंकि आपने अफगानिस्तान की बात शुरू की इसलिए मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उदाहरण दिए, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। 2012 में मैं साउथ अफ्रीका गया था विश्व हिंदी सम्मेलन में, तो वहाँ टैक्सी में एक व्यक्ति हिंदी गाने सुन रहा था। तो मैंने उससे पूछा, टैक्सी ड्राइवर से, लोकल एफएम चैनल पे, कि हिंदी गाना समझते हो? तो उसने कहा समझता तो नहीं हूँ पर अच्छा लगता है। और उसने एक इतनी महत्वपूर्ण और दार्शनिक बात कही शहीद जी कि मैं अब तक उसको याद रखता हूँ। उसने कहा संगीत की कोई भाषा नहीं होती सर। तो ये एक टैक्सी ड्राइवर कह रहा है, हिंदी गाना सुन रहा है और कह रहा है संगीत की कोई भाषा नहीं होती। तो मुझे लगता है कि सिनेमा का प्रभाव बच्चों के जाने और वापस आने, और संगीत की कोई भाषा नहीं होती, इसका जो सफ़र है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर उदाहरण आपने यहाँ पर दिए। हम आगे आपसे और बात करेंगे। संदीप जी, आपने अद्भुत कार्य किया है, कमाल किया है। आपने आज के युवा की नब्ज़ को पकड़ते हुए भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो काम किया है वो वाकई अनुकरणीय और कमाल है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने विदेशों में भी हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया। ये विचार कैसे आया, कैसे आपने सोचा? अलग अलग सिनेमा से आपका बहुत गहरा संबंध है, कैसे किया आपने? कैसे किया, ये तो समान विचार रखने वाले सब लोगों के सहयोग से ही किया। लेकिन ये मेरा मानना है कि विदेश में भी आदमी सबसे ज़्यादा अपनी सभ्यता और संस्कृति से ही जुड़ा हुआ महसूस करता है। हम जितना दूर जाते हैं किसी चीज़ से, आखिर में हमेशा उसी चीज़ से जुड़ना पसंद करते हैं, वापस दौड़ के उसी चीज़ की तरफ आते हैं। और मैंने जब भी यात्राएं की, सबसे पहले तो साहित्य आज तक और आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैंने जो भी 60 से ज़्यादा अधिक देशों की यात्राएं की हैं, मेरी हमेशा एक आदत रही कि वहाँ पे जो मूल भारतीय या जो भारतीय प्रवासी भारतीय जो हैं उनसे एक बातचीत करूं, या उनसे मैं मौका ढूंढता था कि उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हो। तो चाहे वो चिली के सुदूर रेगिस्तान की भारतीय फैमिली हो, चाहे सूडान में कुछ जगह हो, जैसे अनंत जी ने जो जिक्र किया, तो जिस सिनेमा हॉल के बारे में बताया, तो जैसे सेम वैसे होता है सूडान में भी एक जगह जब मैं जा रहा था वो मौत देखने के बाद में, तो एक थिएटर, एक बिल्डिंग के बाहर में एक कभी कभी फिल्म का पोस्टर लगा हुआ था, जिसके बारे में मैंने लिखा भी। उस पोस्टर के बाहर वहाँ कोई सिनेमा हॉल नहीं था, पर वो फिल्म चलाता था हिंदी, और लोकल टिकट लेके लोगों को दिखाता था। तो ये
जो पहले मैंने जो अप्रवासी भारतीयों से बातचीत की, और जैसे सैंटियागो यूनिवर्सिटी मुझे पता चला वहाँ एक प्रोफेसर प्रेमलता वर्मा थी, वहाँ जो हिंदी विभाग था उनके पास हिंदी टाइप की भी सुविधा नहीं थी, वो हाथ से लिख के प्रश्न पत्र बनाती थी। जब मैं वहाँ पे गया कि और उन्हीं प्रश्न पत्रों को बना के वो हिंदी के उनको सर्टिफिकेट देना है वो करती थी। तो मुझे एक हमेशा ये जरूरत महसूस हुई कि अगर हम अपनी भाषा, अपने लोग, जो हमारे फाउंडेशन का मूल उद्देश्य भी है, इस चीज़ को अगर सही ढंग से प्रचारित कर सकें, और एक जो लोगों की वो एक भूख है कि अपने देश से जुड़े रहने की, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की, उसको अगर हम विदेशों में ठीक तरीके से और उसी तरीके से परोस सकें तो अच्छा रहेगा। जैसे मेरे साथ एक वाक़या ऐसा भी हुआ, जब मुझे एक सत्यनारायण भगवान की पूजा में आमंत्रित किया गया, और मेरे साथ उस वक्त कुर्ता पजामा नहीं था उस विदेश यात्रा के दौरान, लेकिन जब मैं उस पूजा में गया तो मेरे अलावा वहाँ पे सभी लोग कुर्ता पजामा में थे। तो फिल्मों ने एक बहुत अच्छा काम ये किया, जब चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया आई, या जब ओबराय, उदयपुर के ओबराय उदय विलास को पहली बार एक शादी के लिए दिया गया, तो ओबराय साहब जो नहीं रहे 2 हफ्ता पहले, जिनका निधन हो गया, उनकी एक सोच थी कि अगर मैं पहले ओबराय उदय विलास नहीं दिया जाता था शादियों के लिए, लेकिन जो एक गीत सम्मेलन उस शादी का जो उसमें फिल्माया गया, उसके बाद पूरे विश्व में जो जूता छुपाने की जो प्रथा थी और जो गीत सम्मेलन करने की प्रथा की जो एक संस्कृति थी, वो चाहे पंजाबी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, बंगाली हो, तकरीबन हर संस्कृति में, हर शादियों के, हर कोई भी समाज की संस्कृति में जो जूता छुपाने की जो प्रथा है, या वो एक भारतीय रीति रिवाज की संस्कृति की जो प्रथा है, वो आ गई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अरविंद गौड़ जी, अरविंद सर, आपकी उपस्थिति यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 3 हमारे विद्वानों ने जो बातें कही हैं, समाज की, सिनेमा की, साहित्य की, उसमें हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, और उन पर कोई कुठाराघात करता है, उनसे दूर रहने, उनसे बचने, या प्रशासन को जागृत करने का कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप अपनी कला से कर रहे हैं, और उसका सबसे ज़्यादा असर हमने देखा है। कैसे होता है कि गीत, संगीत, नाटक के माध्यम से आप किसी भी समस्या को उठाते हैं और उसका ये साहित्यिक पहलू लेते हुए हमारे समाज पर उसका बड़ा सकारात्मक, अरविंद सर, असर पड़ता है। जी शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हम कर रहे हैं, क्योंकि साहित्य हो, समाज हो, सिनेमा हो या संस्कृति हो, ये सब आपस में एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और लगातार विकास करती हैं। और जैसे मेरा विषय रंगमंच है, और इस रंगमंच में तमाम विषय आ जाते हैं, सिनेमा भी आता है बाद में। जैसा कि मैं आपकी बातचीत से शुरू करना चाहूँगा कि एकता कपूर की बातचीत से, जो मेरा रंगमंच है और एकता कपूर की बातचीत है, दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। एकता कपूर रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल नहीं हो सकती समाज के लिए, मैं समाज के लिए अकाउंटेबल हूँ, क्योंकि मैं अपनी संस्कृति, अपने समाज को देखता हूँ, जानता हूँ, और समाज के निर्माण में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है। एकता कपूर व्यापार और या पैसे के लिए काम कर सकती है, इसलिए वो कह सकती है उसका काम बच्चे पालना नहीं है, लेकिन मैं नहीं कह सकता। जब मैं कोई नाटक करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, तो मुझे वहाँ की समस्याएं, वहाँ की बातचीत, उनके रोज़मर्रा की दिक्कतें या संवाद के रूप में उनके सामने लेकर जाता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से अब परे नहीं हट सकता, मैं कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं दे सकता, जो हमारे सिनेमा के बहुत से लोग देते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी, जब नाटक हम शुरू करते हैं या साहित्य लिखते हैं, तो हमारे दिमाग में हमारा समाज होता है, समाज को लेकर ये साहित्य की रचना होती है। सिनेमा की रचना समाज को ही दृष्टिगत रखकर होती है। आप समाज को एक तरफ रखकर ना सिनेमा बना सकते हैं, ना ही साहित्य लिख सकते हैं, बल्कि साहित्य अगर आज समाज में कमज़ोर हो रहा है, विद्वान यहाँ पर हैं, साहित्य कमज़ोर हो रहा है, युवाओं से दूर जा रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम समाज के साथ, युवाओं के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, या दूसरे जो माध्यम आ रहे हैं, चाहे वेब सीरीज है, चाहे सिनेमा है, चाहे रील्स हैं, चाहे व्हाट्सएप है, ये तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम है, ये बहुत मजबूती से आ रहे हैं, और हम इनको लेकर साथ चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। साहित्य को तो खासतौर से हो रही है। तो मेरा ये कि हम नाटक वाले
हम उसको साथ लेकर चल पा रहे हैं। हम उसके साथ साथ रोज़ाना की चीज़ों को लेकर चलते हैं। जब भी कोई सवाल आता है, जैसे अस्मिता का जो पूरा इतिहास है, हम समाज के अंतर्द्वंद्वों से, आंदोलन से जुड़े रहे हैं, चाहे आपातकाल का दौर हो, चाहे बाद में जातिवाद सांप्रदायिकता के सवाल हो, या धर्म के सवाल हो, या घरेलू हिंसा के सवाल हो, युवाओं के सवाल हो, LGBT का बूढ़ों के सवाल हो, या समाज में कोई भी सवाल आता है, जब हम उनको लेकर चलते हैं तो समाज में हमें देखना होता है कि समाज में हम एक नई तरह की संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। हम सिर्फ नाटक को ताली बजवाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारा जो टारगेट जो है आने वाला युवा है, जो आने वाला नागरिक है, तो बेहतर भारत के लिए, बेहतर समाज के लिए, जहाँ पर हम छोटे छोटी चीज़ों में ना उलझे, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए नाटक जब हम करते हैं तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि आज की बातें आएँ, लेकिन उसके साथ एक बात हम ध्यान रखते हैं कि हम किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं चलते हैं। क्योंकि नाटक के साथ क्या हुआ, नाटक में पार्टी का झंडा लिया गया, और पार्टी के झंडे लेने से रंगमंच और साहित्य में भी उसका प्रभाव हुआ। वो हमने जब अस्मिता बनाया था, हमने झंडा नहीं लिया, हमने जनता को लिया। हमारे लिए जनता का झंडा बड़ा है, किसी पार्टी का झंडा महत्वपूर्ण नहीं है। संदीप जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। गौड़ साहब, विनम्रता से मैं एक बात उठाना चाहूँगा। जो आपने बात कही, जब समाज किसी संस्कृति में जीता है और जब समाज किसी संस्कृति को ढालता है, जो आपने व्हाट्सएप की या वेब सीरीज़ की जो बात कही, साहित्यिक मंचों पे, लिटरेचर फेस्टिवल्स में, इस तरह के मंचों पे ये बात कई बार पिछले सालों में उठ चुकी है कि साहित्य की परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल लिटरेचर। जो लिखा जा रहा है वो क्या सब कुछ साहित्य है? तो अगर संस्कृति, जो समाज जिस संस्कृति को ढो रहा है, या जिस समाज में जिस संस्कृति का आलन पालन हो रहा है, उस पे लिखने वाली बात भी साहित्य हो सकती है। अगर हमारा यहाँ पे अनंत जी बैठे हैं, जोशी जी बैठे हैं, अगर हमारा समाज अभी OTT की संस्कृति को ढो रहा है या OTT की संस्कृति पनप रही है, तो उसमें उसके ऊपर लिखा जाने वाला तथ्य भी तो साहित्य ही होगा। अभी अनंत जी की पुस्तक आई है OTT के ऊपर में, वेब सीरीज़ के ऊपर में, वो भी एक साहित्यिक पुस्तक ही तो है। लेकिन कई बार इस चीज़ का विरोध हो चुका है कि नहीं, वो साहित्य नहीं है, साहित्य वही होगा जो एक पुराणिक पौराणिक तरीके से लिखा हुआ, बहुत साहित्यिक भाषा में कलिष्ट किया हुआ। ये इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। अगर हम उसी को साहित्य मानेंगे तो फिर हम उस साहित्य को नई पीढ़ी से कभी वाकई करा ही नहीं सकते। अगर नई पीढ़ी OTT पढ़ना चाहती है तो आपको OTT की किताबों को साहित्य मानना होगा। हो सकेगा तो उसको पाठ्यक्रम में भी लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये दो चीज़ें अलग हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, OTT है, सोशल मीडिया, उससे विरोध की बात मैं नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ जो जिम्मेदारी की बात कर रहा था कि हम किसी भी माध्यम में काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है, और जिम्मेदारियों के तहत साहित्य, चाहे OTT हो, चाहे सिनेमा हो, अगर साहित्य उसके साथ नहीं होता है या किसी एजेंडे के तहत होता है तो मेरा विरोध उस एजेंडे से है। वो कहीं भी हो सकता है। बहुत अच्छा साहित्य सिनेमा में आया है, बहुत अच्छा साहित्य अलग अलग माध्यमों में लिखा जा रहा है। बहुत से लोग सोशल मीडिया में रोज़ाना बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, तो उसको वो तो उससे विरोध नहीं है। मेरा जो सिर्फ व्यापारीकरण, उपभोक्तावाद जो इन तमाम माध्यमों में आता है और फिर संस्कृति के नाम पर जो उसका दुरुपयोग होता है, मेरा विरोध उससे रहा है। मेरा जो संस्कृति के नाम पर, क्यों संस्कृति एक ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आपने कहा यह संस्कृति है। संस्कृति लगातार बनती है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अंधायुग एक नाटक है जो महाभारत से आया। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जहाँ से हजारों कहानियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं और हम उसको लगातार महसूस करते हैं। बल्कि मैं पिछले दिनों जब अंधायुग कर रहा था तो मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि मैंने शेक्सपियर पढ़ा, दुनिया भर का पूरा ड्रामा पढ़ा, लेकिन उसमें जो राजनीति है, समझ या ये तमाम द्वंद्व है चरित्रों के, जो महाभारत में है, मुझे बाकी जगह उसकी सिर्फ झलक दिखती है, वैसा पूरा नहीं दिखता है। अंधायुग जैसे संस्कृति की हम बात करते हैं तो वो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने नए साहित्य की रचना की। उन्होंने महाभारत के 18 दिन के बाद को लिखा और इस समय तमाम जो दुनिया में युद्ध हो रहे थे उसमें उस नाटक की पहली पंक्तियाँ कि दोनों पक्षों ने जो है टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ, कौरव ने कुछ ज़्यादा है। तो ये जो हमारा संस्कृति और जुड़ाव जो लगातार चलता है, हम माइथोलॉजी से सवाल लेते हैं, उसकी नई व्याख्या करते हैं और नई व्याख्या करके समाज में एक नई दिशा देते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सही जी, हमारे दोनों तरफ थिएटर से जुड़े व्यक्ति बैठे हैं, इसलिए थिएटर के विरुद्ध बोलना थोड़ा साहस का काम होगा।
लेकिन मैं बोलूँगा जरूर। पहली बात तो ये कि गौड़ साहब को शायद मैं समझा नहीं पाया अपनी बात कि एकता कपूर ने उत्तरदायित्व के सिलसिले में ऐसी बात कही थी कि सीरियल से ज़्यादा उत्तरदायित्व अभिभावकों का या माता पिता का होता है कि बच्चों का अपब्रिंगिंग कैसा हो। तो हो सकता है गौड़ साहब इससे असहमत हो, असहमति का साहस भी होना चाहिए और विवेक भी होना चाहिए। दूसरी बात गौड़ साहब ने जो कही कि थिएटर को झंडा नहीं उठाना चाहिए। अरे साहब, भारत में 1925 से इप्टा का झंडा ही तो उठा रहे कम्युनिस्टों का। और क्या किया नाटक ने? पूरा सारे हिस्ट्री- नाटककारों ने, हिस्ट्री है जितने पूरी इसकी। बड़े नाटककार हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप कभी इप्टा में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, लेकिन इप्टा क्या डंडा झंडा लेके कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं चलता रहा है? कैफी आजमी से लेके और अभी पता नहीं अब कौन उसका करता धरता है, जितने लोग इप्टा से जुड़े, ख्वाजा अहमद अब्बास और जो सबने राजनीतिक झंडा उठाया। भारतीय फिल्मों पर सब राजनीति झंडा उठा के ही आए सर। और तो और गौड़ साहब ने भी उठाया था झंडा, लेकिन वो राजनीति नहीं थी, बाद में राजनीति चले गए, मोह भंग हो गया। अब ये थिएटर के लोग थोड़े भावुक किस्म के होते हैं, इमोशनल होते हैं। रामलीला मैदान में बहुत झंडा हिलाया था इन्होंने, राष्ट्रीय झंडा, ध्वज, तिरंगा झंडा मैंने लगाया बाद था। में किसी वो पार्टी का पार्टी झंडा बन नहीं था गई। वो। सर किसी पार्टी का झंडा नहीं मैं सर, ये वही तो- स्पष्टीकरण मैं है। आप ही की बात कर तो रहा हूं। तिरंगा झंडा फहराना मेरा हक मैं है आप ही की और बात- हमेशा मैं फहराऊंगा। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ सर, मैं आपकी प्रशंसा पार्टी का कर झंडा रहा नहीं था वो। हूँ। मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, मैंने पार्टी कहा ही नहीं सर, मैंने तो कहा कि झंडा फहराया आपने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गौड़ साहब थोड़े इमोशनल आदमी हैं, जल्दी इमोशन में आ जाते हैं। वो राष्ट्रीय झंडा लेके जब पार्टी का झंडा बना तो ये थोड़े साइड हो गए। तो चलिए उस पर हम नहीं जाते हैं, वो इनका मोह भंग हो गया, इनकी कारणों से हुआ होगा, इसमें पता नहीं। इससे पहले आगे बढ़े, मैं एक लाइन स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि आपने इप्टा की बात की, आप बाकी लोगों की बात सर, की। बात उसमें- पूरी कर लें इप्टा की। तो उसमें सिर्फ ये है कि जब मैं अस्मिता की बात कर रहा था, जब हमने किया, हमने नहीं लिया, बाकी लोग लेते हैं। सर, लेते हैं, हम की बात यहाँ अस्मिता की बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम पूरे रंगमंच की बात करने के लिए बैठे हैं। और रंगमंच डंडा झंडा लगातार उठाता रहा है सर, और एक विशेश पार्टी का झंडा उठाता रहा रंगमंच ने। ठीक है। और इससे आपको मैं इनकार नहीं- थोड़ा एक सा- मिनट सर, बस एक मिनट। और रही बात बाकी जगहों पर, तो उस झंडे का असर तो सिनेमा पे भी दिखता है सर। उस लाल झंडे का असर आप महबूब खान साहब की फिल्मों को शुरू होने का दृश्य याद करिए। सबसे पहले हथिया हथौड़ी आता है उनके पास, कचिया हथौड़ा जो है ना? तो वो क्या है? ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी हुई ज्यादातर चीजें क्या हैं? ज्यादातर कह रहा हूं मैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम राजनीति से हट के बात करें, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करें, हम समाज आपके विषय में भी है, समाज, संस्कृति, सिनेमा आदि की बात करें और एक व्यापक दृष्टिकोण लेते हुए अगर हम विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ भी हमारा जो एक संबंध बनेगा वो बेहतर हो सकेगा। हमारा उद्देश्य बिल्कुल यही था और इसीलिए से बहुत व्यापक विषय रखा गया था और खुला हुआ था, क्योंकि आप विद्वान हैं, हम आप लोगों से समझना चाह रहे थे हमारा समाज, सिनेमा का जो असर समाज पर होता है, हमारी सभ्यता संस्कृति को समाज किस तरह से ग्रहण कर रहा है। हम संदीप जी ने उसको थोड़ा सा अलग रंग दिया, आनंद जी ने उसे उठा लिया और वो एक बहस हो गई। हम बहस बिल्कुल मैं नहीं पढ़ना चाह रहे थे। सही जी, ये संवाद था, बहस तो थोड़ा निगेटिव कॉनोटेशन ले आता है। तो वो संवाद चला गया। हम यहाँ सिर्फ मैं समझने आया था जोशी सर आपसे, और वो इसलिए आप समझेंगे ये बेहतर माध्यम है संवाद का, क्योंकि उससे इतिहास भी, संस्कृति का जो इतिहास है, हमारी कलाओं का, वो साथ साथ चल रहा है। कि आपने बहुत ही बारीकी से पूरा 1925 से लेकर अब तक का इतिहास उठाया, तो ये समाज कलाओं के बीच में जो है अब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसी सर, दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं तो और मतलब गौड़ साहब भी मुझे मतलब हैरानी हुई कि शेक्सपियर और चेखव का नाम ले रहे हैं, कालिदास और भारतेंदु का नाम नहीं ले रहे हैं, रस सिद्धांतों का नाम नहीं ले रहे, भरत मुनि का अभी नाम बातचीत नहीं शुरू ले नहीं हुई रहे। है। तो मुझे जब शुरू लगता है होगी कि भारतीय मतलब रंगमंच हम पर, यही तो वो सारे डंडे, नाम भी आ जाएंगे। ये डंडे का असर है, वो झंडे और डंडे नहीं, का जो सर, असर है लगता है कि वो ये लोगों के दिमाग पर अब तक चेखव और यही सब चलता रहता है। हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पे जाते ही नहीं है। और गौड़ साहब से एक सवाल और पूछना है मुझे, बाद में नहीं, आप पूछूंगा। अभी पूछिए, गौड़ साहब, लेकिन अभी हमने नाट्य शास्त्र और नाटककारों को यहाँ पर बताना शुरू नहीं किया है। हमने उसकी आज की संस्कृति कला का जो वर्तमान स्वरूप है, जो हमारा प्रभाव है, उसकी बात की है। और मैंने जो बात की शेक्सपियर और चेखव की बात नहीं की है, मैंने महाभारत की बात की है कि उससे कथाएं निकल कर आई हैं।
ठीक है। तो ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि व्यापक बात है मेरी, मैं उसको सिर्फ कालिदास या ये महाभारत की अंधाई में नहीं समेट रहा हूँ। मुझे मोहन राकेश भी पता है, मुझे गिरीश खंडार भी पता है, मुझे जो है सदैव दीपक भी पता है, कंटेम्प्रेरी से लेकर मुझे अमेरिकन राइटर भी पता है। लेकिन हम अलग अलग विषयों, हम महाभारत के रेफरेंस में राजनीति के संदर्भ में जूलियस सीजर के संदर्भ में बात कर रहे थे कि अंधाई में जो राजनीति उन्होंने लेकर आई वो उनसे बहुत ज़्यादा, महाभारत में बहुत ज़्यादा कथाएँ हैं, मेरा वो उससे मतलब है। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं सर, छोटा सा दोस्तों आपके सामने, कि हमारे मंच और ये चारों विद्वान हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। तो यहाँ बिल्कुल गौड़ सर आप ऐसा ना सोचें कि ज़रा सा भी, हाँ, और ठीक है मैं बहस को उसे संवाद किया देता हूँ, लेकिन हम मुद्दे से भटक गए, आपने संदीप जी भटका दिया, सारी चर्चा को आपने दूसरी तरफ आप ले गए। खैर कोई बात नहीं, ये भी जो होता है अच्छा होता है। हम समझना, जोशी सर आपसे ये चाह रहे थे, हमारी सभ्यता को, क्या वो सभ्यता परिलक्षित होती है हमारे भवनों के वास्तु निर्माण पर, और क्या हम संस्कृति को जानबूझकर वहाँ दर्शाते हैं जिससे हमारे युवा पीढ़ी को, बच्चों को फ़ायदा मिले? और अगर हम एक उदाहरण से आपसे समझना चाहें तो क्या ये जो नया संसद भवन है वहाँ ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है? जी सही जी, ये बहुत अच्छी सवाल आपने, अच्छी बात कही है। मैं उसको थोड़ा सा 2 मिनट में बता दूंगा। उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये इतने बड़े विषय को 45 मिनट में समेटना अपने आप में असंभव है। इसका हर एक सेगमेंट को एक सत्र देना चाहिए, पहली चीज़। और अगर आप मुझे डिस्काउंट भी कर दें तो हर एक वक्ता को एक सत्र देना चाहिए। तो आपने 5 लोगों को एक साथ जो है गुत्थम में डाल दिया। बहरहाल, ये जो बात आपने कही है कि भवनों के निर्माण में या हमारे पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, उसमें संस्कृति कैसे परिलक्षित होती है, इन सारी चीज़ों को हम हमारे पुरातन काल से देखते चले आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा उदाहरण लें, जैसे मंदिर हैं, अगर हमारे मंदिरों को आप देखें तो वो मंदिर सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना के स्थल नहीं थे, वो बहुत बड़े सामाजिक सम्मेलन के भी स्थल थे, सांस्कृतिक समन्वय के भी स्थल थे। वहाँ परफॉर्मेंसेस भी होते थे, वहाँ ऐसे संवाद भी होते थे, वहाँ पर शास्त्रों की रचना भी होती थी। और इसीलिए आपने देखा होगा, अगर प्राचीन काल के मंदिर है तो उनके अलग अलग खंड होते थे। तो जो ईश्वर की मूर्ति है वो तो बिल्कुल अंत में गर्भगृह में होती थी। लेकिन इतने सारी वास्तु के कुछ न कुछ एक कारण रहे होंगे। जो संसद भारत की नई बनी, तो उसमें भी इस सारी अवधारणा को कहीं ना कहीं सोचा गया कि जब संसद भवन बनेगा तो लोग उसमें भारतीय संस्कृति के, भारतीय सभ्यता के कैसे दर्शन कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को ये दायित्व दिया गया कि आप सोचिए कि जो उपलब्ध जगह है उसमें आप कैसे हमें दिखा सकते हैं कि कैसे भारतीय संस्कृति ने, जो जिसे हम कहते हैं कि 7-8 हज़ार साल से भी पुरानी संस्कृति है, तो ये संस्कृति कैसे ट्रैवल की गई है, किस किस माध्यम से ट्रैवल की गई है। तो इसलिए उस संसद की जो स्पेसेस हमको दी गई थी, उसमें हमने इन सारी चीज़ों को आकार दिया है कि कैसे हमारी सभ्यता का विस्तार हुआ है, कैसे हमारी कलाओं का विस्तार हुआ है, कैसे हमारे संगीत का विस्तार हुआ है, कैसे हमारे शिल्प का विस्तार हुआ है, और तो और कैसे हमारी जो लोक कलाएं हैं जो भारत के अंचल में अलग अलग जगह पर पनपती हैं। जैसे अगर वहाँ पर एक वॉल हमने बनाई जिसका नाम है जन जननी जन्मभूमि, वो हमारे ऐसे महिला कलाकारों की वॉल है जो कोई बहुत प्रसिद्ध अवार्ड विनिंग लोग नहीं है, वो हमारे घर के ग्रास रूट लेवल जमीन से जुड़े हुए हमारी सारी माताएं बहनें हैं जो पारंपरिक कलाएं दिखाती हैं। उनको हमने अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक दिखाया है। और उसके सामने ही हमने एक मंथन दिखाया है, जब हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो समुद्र मंथन से निकली हैं। तो ये वॉल हमने बनाई है पूरी की पूरी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से, और उसके सामने हमने एक भव्य ब्रास की पूरी 75 फीट की समुद्र मंथन की जो आकृति है वो क्रिएट की है। वहीं हमारे लोकतंत्र का इतिहास है। जब हम कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो हमें जानना चाहिए कि वो लोकतंत्र की जननी कैसे है। 7000 साल पहले, वैदिक काल से भी पहले से कैसे हमारे यहाँ परंपराएं रही लोकतंत्र की। अभी बहुत अच्छा संवाद हो रहा था, हमारे यहाँ कहा गया है वादे वादे जायते तत्वबोध। वाद नहीं करेंगे तो तत्व कैसे सामने आएंगे, तत्व का बोध कैसे होगा। संवाद की हमारे यहाँ पर परंपरा रही है, इसलिए उससे न डरना चाहिए न घबराना चाहिए, बल्कि उससे तो और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए।
बहुत सुंदर। अंत वो में क्या है, अमर्त्य सेन अनंत- जैसे अनंत- लोग ना उस संवाद को आर्गुमेंटेटिव इंडियन बना ठीक- देते, ठीक तो है। वही समस्या हो जाती है। जब अमर्त्य सेन वादे वादे जायते को अगर वो आर्गुमेंटेटिव इंडियन कर दोगे तो बहस, मतलब बहस तो इंडिया में होती ही नहीं, परंपरा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम चारों से आप ही से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम क्रम को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अनंत जी, आप ही का नंबर है, माइक उठा लीजिए प्लीज। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सिनेमा का आप आज कम शब्दों में थोड़ी सी लिबर्टी ले लेंगे, टाइम ले लेंगे हम लोग, 4-5 मिनट सबने लिया है। आप समाज पर कैसे असर देखते हैं इसका, और वो असर कितना सकारात्मक है, या कहीं ना कहीं आपको नकारात्मकता का कोई पुट दिखाई देता है उसमें? देखिए, किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों होती है। अगर नकारात्मकता नहीं होगी तो वो स्वर्ग हो जाएगा, जो मानव देख नहीं पाएगा अपने जीवन काल में। तो नकारात्मकता का होना भी आवश्यक है, पर उसका अनुपात देखा जाना चाहिए कि नकारात्मकता कितना। जब नकारात्मकता नहीं रहेगी तो सकारात्मकता का महत्व भी आपको पता नहीं चलेगा। जो बात संस्कृति की हो रही है, मैं हर मंच पर कहता हूं, और आपके मंच, चूंकि आप इतने बड़े चैनल का ये कार्यक्रम है और साहित्य तक और साहित्य आज तक लगातार ये कर रहा है, इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, और जोशी जी संभवतः मेरी बात से सहमत होंगे, कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो विडंबना है और सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक इतिहास में लिखा गया दुर्गुण है, वो ये है कि हम कहते हैं कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, और यहीं से सारी गड़बड़ियां शुरू होती है। भारत एक ही संस्कृति का देश है जहां हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। हमारी संस्कृति एक है, भारतीयता की संस्कृति। लेकिन जब हम संस्कृति की परिभाषा को नहीं समझ पाते हैं, और जब हम संस्कृति की बात, विविध संस्कृति, मतलब संस्कृति कोई ऐसा नहीं है कि भाषा नहीं है संस्कृति, कि हर कोस पे पानी बदले 4 कोस पर पानी, वो नहीं है। संस्कृति एक ऐसा तत्व है जो, जैसा जोशी जी ने कहा, कि लंबे कालखंड में उसका निर्माण होता है और निर्माण सतत चलता रहता है। तो संस्कृति का जो ये सातत्य है और जो सनातन से जुड़ता है, वो पूरे भारत की संस्कृति एक है। मैं पुनः आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इस बात पर जरूर विचार करिएगा, आवश्यक रूप से विचार करिएगा कि भारत की संस्कृति एक है जहां हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। एक सिर्फ वो ये जो नारा देते हैं ना, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, दरअसल वो नारा ही गलत है। हमको ये कहना चाहिए कि हम एक हैं जो अनेक रूपों में परिलक्षित हो रहा है। उस कंसेप्चुअल मिस्टेक को हमें सुधारना चाहिए। संदीप जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। यही वही असर, हमारे समाज पे असर, संस्कृति, साहित्य और सिनेमा का। दो सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, और नकारात्मक सकारात्मक दोनों चीज़ों में है। ठीक है, अगर कुछ फिल्में आई जिन्होंने ऐसी चीज़ों का भी जिक्र किया जो समाज कहना नहीं चाहता था, जैसे विकी डोनर, उन्होंने वो पक्ष उभारा जिससे कई सकारात्मक पहलू आए। जो चीज़ पूरी तरह से लोग बात नहीं करना चाहते थे, वो चीज़ एक समाज के सामने आई। और कुछ फिल्में जिसका मैं पर्दे के पीछे जिक्र कर रहा था, जिसका ऑस्ट्रेलिया में उदाहरण बताया, जी ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? अरविंद सर, एक मिनट, एक वाक्य जोड़ता हूं, सिर्फ एक वाक्य। आप ठीक लोग है। तो 30 सेकंड देने की आदत भी है आपको। नहीं, हमने तो कृपया टाइम मुझे चुरा लिया, 30 2-3 सेकंड 4 दे मिनट दीजिए। ले लिया हमने। एक वी शांताराम साहब ने एक फिल्म बनाई थी, दहेज, और ये एक उदाहरण समाज पर फिल्मों के प्रभाव के बारे में सबसे सटीक उदाहरण है। उस फिल्म के बाद ऐसा उल्लेख मिलता है पुस्तकों में कि बिहार में दहेज विरोधी कानून जो विधानसभा में पास किया गया, वो वी शांताराम की फिल्म दहेज देखने के बाद वहां के रहनुमाओं ने ये फैसला लिया। तो फिल्म का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है, आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। अरविंद सर, रंगमंच का हमारे समाज पर प्रभाव। रंगमंच की जो पूरी परंपरा है, सर जल्दी से, टाइम खत्म हो जो गया, संस्कृति अनुजा जी भी है, आ गई हैं। मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, और हजारों सालों से ये भरत मुनि से लेकर शूद्रक से लेकर कालिदास से लेकर अभी तक तमाम जो लेखक लिख रहे हैं, उसका मैं हिस्सा, और मैं उसमें योगदान दे रहा हूँ। निसंदेह नाटक का समाज बहुत महत्व है, और बहुत सारी सफलता की कहानियाँ हैं। जब भी हम नाटक करते हैं तो वो किसी भी आंदोलन जुड़कर हमने किया, निसंदेह उस आंदोलन में सकारात्मक प्रभाव आए। चाहे बिहार में हमने पुस्तकालय मध्यालय किया, उसके बाद भारत में पहली बार लाइब्रेरी मिशन नाम की चीज़ बनी।
और कोई भी नाटक चाहे डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए किया, उसके लिए राइट्स बने, चाहे महिलाओं के लिए किया, तो नाटक जो है युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय। आज से 25-30 साल पहले कॉलेजों में 6-7 कॉलेजों में ड्रामा टीमें होती थी। अब आज हिंदुस्तान के हर कॉलेज में, स्कूलों में लगातार नाटक बढ़ रहा है। तो ये प्रभाव जो लगातार बढ़ रहा है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक नए तरह की संस्कृति जो पनप रही है छात्रों में और समाज में, बहुत महत्वपूर्ण है। जी बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। सईद भाई, एक सवाल पूछ लूं सर से, बहुत देखिए मन वो है। नेहा और अनुजा जी दोनों नेहा जी दोनों से- आ गए हैं नेहा यहाँ जी पर। 1 मिनट दे दीजिए। पूछ ले, दोनों ने आज्ञा दे दी। वो डायरेक्टर साहब बैठे हैं पीछे। सर, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की जो कल्पना की थी, रंगमंच की जो कल्पना की थी, वो रंग और मंच से जुड़ा हुआ था। ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि नाटक को रंगमंच से उतर कर सड़क पे आना पड़ा? ये हमारे शायद अगर भरतनाट्य शास्त्र को दोबारा से पढ़ा जाए तो उसमें स्थल की, निर्माण की, मंच की परिकल्पना है। और वो मंच जो था कोई जो है दीवारों के बीच में नहीं था। हमारा मंच जो है खुले में था। हमारा सारा फोक लोक नाट्य आज भी खुले के अंदर होता है और लोक संस्कृति की यही सबसे बड़ी ताकत है। और नुक्कड़ नाटक कोई विदेश से आया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारी संस्कृति का हिस्सा था। हमारे कलाकार अपने बड़े बड़े ने उससे महाराजाओं के सामने भी उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी नकल उड़ाते थे, उनकी नकल उतारते थे। तो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है व्यंग करना, बातचीत करना, जो समसामयिक समस्याओं पर उस पर बोलना। और ये आज भी है, ये नहीं है। उसका इस्तेमाल हबीब तनवीर साहब ने नाचा में कर चरणदास चोर से लेकर तमाम चीज़ें कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर गए। तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये कोई अलग नहीं है। नाट्य शास्त्र में जो जगह की बात है, स्पेस की बात है, भूमि की बात है, जहाँ अभिनेता करता है, उसमें लाइट मंच कोई भी नहीं है। उसमें ये जो पूरी प्रकाश व्यवस्था भी नहीं थी, उसके अंदर सहजता थी। और अभिनेता एक जगह बदलता था, अचानक वो जनता के बीच से राज दरबार में पहुंच जाता है, अचानक वो दीवार के अंदर इशारा करता है, वहाँ पर वो छेद कर देता है। तो ये जो हमारा नाट्य परंपरा है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बारे में हमारे यहाँ जो अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय, जो कॉलेज बने, उन्होंने उसको आगे नहीं लिया। और मैं बार बार इसको हर मन से कहता हूँ, हमारे पास इतने सालों बाद भी कोई कल्चर पॉलिसी नहीं है। उसकी वजह से ये सवालात बार बार पैदा होते हैं। मैं आपके साथ हूँ। सर, एक सर, संस्कृति नीति सर, होनी चाहिए। अनंत संस्कृति सर। पुरुष बैठे हैं बगल में। जी देखिए, सर, नहीं, आपसे एक- भी आग्रह है कि आप बस इसमें बस करिए। बस जी। बस सर मैं शुक्रिया। क्षमा, बहुत आप आपने सभी से मुझसे क्षमा। सवाल पूछा, मुझे अरविंद सर, मौका मिला कि नहीं, आपसे लेकिन बात लेकिन संदीप जी, ओटीटी रह गया हमारा। और अनुजा जी से भी याद आ गया मुझे, विज्ञापन और ओटीटी रह गए हैं, क्योंकि ओटीटी का आपने उल्लेख कर दिया था। और ओटीटी पर जिस तरह के अनंत जी से बहुत सारे प्रश्न पूछने थे, क्या जिस तरह की भाषा जो और जिस तरह के दृश्य उसमें दिखाए जा रहे हैं, और जिन शब्दों का, जिन उक्तियों का, जिन वाक्यों का इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी बहस उस पर हो सकती है, संवाद हो सकता है। मैं बहस उस पर इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसके लिए संदीप जी, डॉक्टर जोशी, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अनंत विजय की लिखी पुस्तक ओवर द टॉप पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं जरा पुस्तक का प्रमोशन भी कर लूं, किताब का मंच है। नहीं, आपको बुलाया चारों, ये आपका प्रमोशन है मैं सर। सिर्फ एक कहना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेसी के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वाक्य कहा जाता है, वी गेट द एडमिनिस्ट्रेशन दैट वी डिजर्व, वी गेट द मीडिया दैट वी डिजर्व। ये प्रभाव है कि हम किस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। आज ओटीटी की बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है। मैं बहुत अच्छा सा उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा। पंचायत सीरियल में ऐसा कुछ भी नहीं था, पर गुल्लक सीरियल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो भी आज सबसे पॉपुलर सीरियल्स में है। क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप गाली बकें, आप ऑब्सिनिटी दिखाएं, आप कुछ भी करें, आप जमीन से जुड़े हैं कि नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। जो चीज जमीन से जुड़ी रहेगी वो गैंग्स ऑफ वासेपुर भी थी और मेड इन हेवन भी है। जो दिखाया जा रहा है उसमें हम सब सर ने एक देखा बात है। बताइए, और वो गालियां सीख के आपके बच्चे घर में गालियां दे रहे हैं, या आपके बच्चे जो गालियां दे रहे हैं वो गालियां वहां दिखाई जा रही हैं? ये फर्क भी आप समझ लीजिए। क्योंकि जब मैंने कैंपस सीरियल देखा, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की दास्तान सुनाता है, और मेरे बच्चे हैं उस बराबर के, उनको उसमें कुछ अजीब सा नहीं लगा। उन्होंने कहा ये रोज हमारे हॉस्टल में होता है जो दिखाया जा रहा है। तो पहले ये भी देखिए कि मेरे और आपके बच्चे भुगत क्या रहे हैं समाज में। सर वो तो बिल्कुल ये भी ठीक है। देखना वो तो हमारे समाज में भी है ना। जो गालियों की बात आज हम करते हैं तो हमें आज की युवा पीढ़ी याद दिला देती है कि अपनी नानी और दादी को देख लीजिए।
अगर हम सिगरेट पीने की आज की लड़कियों की बात करते हैं तो वो नानी दादी की याद दिला देते हैं कि वो भी तो कलाओं की बीड़ी पिया जिम्मेदारियां किया। क्या हैं? इस पर पिया घोर करती थी। आपत्ति है, लड़कियों के हाँ। सिगरेट पीने में कुछ भी बुरा नहीं अरे है। मैं याद दिलाने की बात कर रहा हूँ सर सब कुछ सिर्फ। वैसे ही दिखाया जाएगा। फिर कलाओं की जिम्मेदारियां क्या है? कलाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं और कलाओं की जिम्मेदारी के बारे में बात करनी चाहिए। संदीप जी, डॉक्टर जोशी, अनंत विजय जी, अरविंद गौड़ जी, आज तक साहित्य आज तक के इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। थैंक यू वेरी मच।